अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 की तीसरी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा वैसा कंसेप्ट देख लेते हैं। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये सारी की सारी एक्सरसाइज सिमिलर फिगर्स के रिलेटेड है। सिमिलर फिगर्स का मतलब कि हमें कोई भी दो फिगर्स दी हुई होंगी तो हमने ये बताना होगा कि ये जो फिगर्स हैं वो क्या है, सेम है। अगर सेम है तो हमें उनमें से कोई चीज फाइंड करने का बोला जाएगा। क्या मतलब, देखो सिमिलर फिगर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को सिर्फ 3 टेस्ट का पता होना चाहिए, तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। पहला जो टेस्ट है वो ए सिमिलैरिटी टेस्ट। ये कौन सा टेस्ट है? देखो, बात हो रही है सिमिलर फिगर्स की। दो फिगर्स सिमिलर कब होती है? अब देखो, मैं ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेता हूं। अब ये दो ट्राइंगल्स जो है ना, इनकी शेप सेम है बट साइज डिफरेंट है। ऐसा ही है तो सिमिलर फिगर्स में हमारे पास शेप सेम होती है, साइज डिफरेंट ही होता है। ये बात आपने याद रखनी है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये दो जो हमारे पास फिगर्स हैं वो सिमिलर हैं? इसके लिए 3 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट है ए टेस्ट। ए का मतलब एंगल 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 टेस्ट। मतलब कि इन दो जो हमारे पास ये दो फिगर्स हैं ना, इनके तीनों ए का मतलब है 3 एंगल, इनके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ओके, अब देखो ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। इस ट्राइंगल में एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। मैंने नाम लिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? अब देखो, एक फिगर ये है, एक फिगर ये है। चलो मैं पॉइंट्स को नाम दे देता हूं, ए बी सी, इसको बी, इसको सॉरी कुछ और दो, पी क्यू आर। देखो ये दोनों ट्राइंगल्स की शेप सेम दिख रही है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपने समझने वो क्या होंगे? यहां पे ये जो पॉइंट है ना, वर्टिक्स है अकेला, इधर ये वाला वर्टिक्स और इस ट्राइंगल का ये वाला वर्टिक्स क्या है? सेम सेम है ना। तो यहां पे जो एंगल बनेगा और यहां पे जो एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ओके, अब देखो इसी तरह पॉइंट बी पे और पॉइंट क्यू पे ये दो जो एंगल्स होंगे ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अब इसी तरह ये वाला और ये वाला है ना, अब आर वाला और सी वाले जो एंगल्स होंगे ना, ये एंगल करस्पॉन्डिंग होंगे। ओके, ये मत समझ लेना कि ए बी ये दोनों करस्पॉन्डिंग, नो। दोनों जो हमारे पास फिगर्स हैं ना, इनका एक इस फिगर का एंगल होगा, एक इस फिगर का एंगल, वो दो एंगल करस्पॉन्डिंग होंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब सेम। सॉरी, करस्पॉन्डिंग का मतलब सेम नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होंगे। मतलब ये और ये एंगल सेम, ये और ये एंगल सेम। आपको पता है ना, ट्राइंगल में अगर दो एंगल सेम हो तो तीसरा हमेशा सेम ही आएगा। ओके, क्लियर है। अब ये तो मैंने आपको कंसेप्ट दिया ट्राइंगल्स के लिए। कोई भी पॉलीगॉन 4 साइड्स वाली, 5 साइड्स वाली, वो सिमिलर कब होगी ए टेस्ट के मुताबिक? जब उनके सारे एंगल, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर। मैं नाम ले रहा हूं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये वाला और ये वाला एंगल बराबर, इस तरह ये और ये वाला, इस तरह ये और ये वाला। अब इसके अलावा हमें जो भी शेप्स दी जाए ना, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अब जो दूसरा टेस्ट है वो एस सिमिलैरिटी टेस्ट। अब ये कौन सा टेस्ट होता है? एस का मतलब होता है साइड। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 10 है, ये 5 है, 10 मीटर
5 मीटर, ये 8 मीटर, ये 4 मीटर, अब ये 12 मीटर, ये 6 मीटर, ये मैंने खुद से साइड्स लिख ली। एस 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 टेस्ट के मुताबिक ये दो जो हमारे पास फिगर्स इक्वल होंगी, कब? जब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर होगी। करस्पॉन्डिंग साइड देखो, ये साइड और ये साइड करस्पॉन्डिंग होगी 10 डिवाइडेड बाय 5। मीटर मीटर खत्म हो जाएगा, चलो मीटर हम मेंशन ही नहीं करते, जस्ट नंबर्स मेंशन करते। ये वाली साइड और ये करस्पॉन्डिंग है, ये और ये करस्पॉन्डिंग है 8 डिवाइडेड बाय 4, फिर 12 डिवाइडेड बाय 6। देखो 2 बाय 1 2, 1 और 2, 2 बाय 1 2, 6 1 टाइम्स 6 2 टाइम्स। देखो तीनों रेशियोज बराबर आ रही है या नहीं आ रही? जब दो जो हमारे पास फिगर्स होंगी उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज बराबर आ जाए तो तब हम कहेंगे कि वो जो हमारे पास फिगर्स हैं वो सिमिलर हैं। ओके, पहला टेस्ट था कि दो जो फिगर्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर सेम है तो हम कहेंगे कि हाँ जी ये दोनों फिगर्स सेम हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई जो क्या है एस सिमिलरिटी टेस्ट। वो क्या होता है, दोनों फिगर्स जो हैं इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज बराबर होंगी। ओके, अब तीसरा देखते हैं एस सिमिलरिटी टेस्ट। एस देखो मतलब साइड। अब हम चलो ये वाली साइड खत्म कर देते हैं, कोई एक एंगल लिख लेते हैं, ये 45 और ये 45। अब देखो एस और दो एस, इसका मतलब है दो साइड्स। जब भी साइड्स की बात आएगी तो साइड्स सेम नहीं, साइड्स की रेशियो याद रखना, साइड्स की रेशियो 10 डिवाइडेड बाय 5 क्या आ रहा है? 2 ही आ रहा है। फिर दूसरी 8 डिवाइडेड बाय 4 2 आ रहा है। यस, दो साइड्स, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज तो बराबर है, एक करस्पॉन्डिंग एंगल भी तो बराबर है 45, तो एक एंगल दो साइड, ये आ गया एस सिमिलरिटी टेस्ट। जब भी क्या होगा बच्चों, किसी भी जो हमारे पास फिगर में दो साइड्स या एक एंगल क्या होगा, करस्पॉन्डिंग, याद रखना जब भी साइड्स की बात आएगी रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, जब भी एंगल आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे तो हम कहेंगे कि वो क्या है, इक्वल है। सिर्फ ये कंसेप्ट आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। फिर हमारे पास ऐसी ट्रायंगल भी हो सकती है। यहां पे मैं एक लाइन ड्रा करता हूं जी, ए बी सी डी ई। अब देखो इसको भूल जाओ, एक ट्रायंगल ए बी सी बन रही है। अब ये दरमियान वाली लाइन भूल जाओ, एक बड़ी ट्रायंगल ए डी ई बन रही है। ओके, इसमें ये होता है ना, ये जो लाइन है इसको बिल्कुल मिड में कट करती है। यहां वाला एंगल बराबर होता है, यहां वाला एंगल बराबर होता है। ओके, और ये दो लाइंस पैरेलल, जब भी दो लाइंस पैरेलल आ जाए ना तो समझ लेना वो क्या है, वो हमारे पास फिगर्स सिमिलर है। तो सिंपल ये 3-4 बातें आप लोगों ने याद रखनी है। अब देखो ये जो मैंने आप लोगों को टेस्ट बताया है ना, ये सिर्फ ट्रायंगल्स पे अप्लाई नहीं होते, ये कोई भी पॉलीगॉन होगी ना उस पे अप्लाई होंगे। ओके, चाहे 3 साइड्स हो, 4 साइड्स हो, जितनी मर्जी हो, तो हम उन पे यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज 9.3। अब इसी तरह एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमिलर। अब उन्होंने कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उनके बारे में पूछा हुआ है कि बताओ, जैसे पार्ट 1 में दो फिगर्स हैं ना, पूछ रहे हैं बताओ क्या ये दो सिमिलर है, तो जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया है ना वही यहाँ पे अप्लाई करना है। देखो ये दो ट्राइंगल्स आप लोगों को सिमिलर लग रही है, मैंने कहा था ना कि शेप सेम ही होगी, छोटी बड़ी हो सकती है, साइज डिफरेंट हो सकता है, शेप सेम होगी। अब देखो अगर मैं इसको इस तरह ड्रा करना चाहूं ना,
ये वाली देखो बिल्कुल सीधी लाइन, यहाँ पे नीचे वाली सीधी है बिल्कुल। अगर मैं ये यहाँ पे सीधी ड्रा करूं तो ये वाली जो लाइन है ना, ये ऐसे है, ये ड्रा करो। फिर क्या करना है जी, ये वाली लाइन रहेगी तो इसको ये ड्रा कर लो। अब देखो यहाँ पे एंगल 120, फिर ये सीधी लाइन थी ना 120 वाला P और ये सॉरी Q और ये सामने वाला P ना। अब देखो P पॉइंट यहाँ पे 35 और ये R बच गया। अब देखो इस ट्रायंगल को मैंने इस तरह बना के लिख दिया। आप लोग देख सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब ये लाइन सीधी नहीं है, ये मुझसे थोड़ी बनी नहीं हुई, आप लोग बुक पे देख सकते हो। ये ऐसे है और ये ऐसे लाइन है, ये एंगल 120 के ऐसे ही है ना। अब देखो यहां पे और यहां पे बी एंगल जो हमारे पास बी है ना वो बराबर है, ये सिंबल यूज करना, एंगल क्यू की। फिर एंगल ए बराबर है एंगल पी के। अब देखो एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि इफ टू एंगल्स इन आ ट्राइंगल, अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल सेम हो ना, इक्वल हो ना, इफ टू एंगल्स इन आ टू ट्राइंगल्स सॉरी, अगर ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल हो तो देन थर्ड एंगल जो हमारे पास होंगे आर आल्सो इक्वल। ये लाइंस आप लिख सकते हो। ओके, करस्पॉन्डिंग वर्ड लाजमी याद रखना, देखो छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी। इफ टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, देन थर्ड जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग वर्ड करस्पॉन्डिंग याद रखना, देन थर्ड करस्पॉन्डिंग एंगल इज आल्सो इक्वल। ओके, सो इससे मैं लिख सकता हूं ये पॉइंट आपके पास सी है और ये पॉइंट ए है, जो सॉरी आर है, सी बी क्या होगा आर के बराबर होगा। सो बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऐसा ही है ना, बाय एंगल 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 टेस्ट। नहीं हो रहा, सिमिलैरिटी टेस्ट। आगे बात समझ, देखो ये फिग मैंने आप किस तरह बना के बता दी, वर्ड करस्पॉन्डिंग ना भूलना। आ जाओ इस पे, ये क्या कह रहे हैं, आप देखो साइड्स दी हुई है ना, इसका सॉल्यूशन। अब अगर मैं क्या लूं, रेशियोज लूं करस्पॉन्डिंग साइड्स की। अब रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग वर्ड नहीं बोलना, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर। अब देखो 10 डिवाइडेड बाय, चलो 5/10 लिखो। देखो ये साइड ये है ना, ये दो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अब 3/6, 4/8, 5 1 टाइम्स 5, 5 2 टाइम्स 10, बच गया 1/2, 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6, 1/2, 4 1 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स। अब देखो ना तीनों रेशियोज सॉरी तीनों जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज बराबर आ गई। सो बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, आर सिमिलर बाय एस टेस्ट। ओके ना, आ रही है बात समझ, जस्ट वो चीज आप लोगों ने समझनी थी, बाकी आप लोग खुद क्या कर सकते हो जी, कर सकते हो। ओके, अब इसी तरह इसके नेक्स्ट पार्ट भी क्या करते हैं जी, सॉल्व करते हैं, आसान से है। इसी तरह के यही कुछ टेस्ट अप्लाई होंगे तो हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। अब जो तीसरी हमारे पास शेप में यहां पे बनाता हूं, आपके पास बुक होगी देख सकते हो आप लोग। अब इस तरह की ट्राइंगल्स हैं, एक थोड़ी सी बड़ी दी हुई है,
फिर एक चुटकी सी दी हुई है, ये है 15 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। और चले 4 की भी बना लेते हैं। और हमें किस तरह की ट्राइंगल है, एंगल 65 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। अब देखो दो साइड और 8 एक एंगल है, मतलब SAS टेस्ट लगेगा। पता चल रहा है ना चीजों का। ये 60 डिग्री, ये 7.5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। अब इसका सलूशन देखो। अब देखो ये जो लाइंस है ना, ये इस पे भी दो लाइंस, इस पे भी दो, इस पे भी दो, इस पे भी दो। ये चीज ये शो कर रही है कि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो बराबर होंगी। ओके, हमें गिवन है ना ये वाला, इसकी देख लो, रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, देखो 15/3, ये 5 आ गया। अब देखो ये आप लिख लो डबल लाइंस, साथ आगे मेंशन भी कर दो ये वाली। ओके, ऑन करस्पॉन्डिंग ऑन टू, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स पे ना, ये और ये, देखो ये और ये, ऑन टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स शो दैट, ये क्या शो कर रहा है, दे आर कंग्रेंट लिख दो। ओके, मतलब इनकी रेशियो सेम होंगी। सो बोथ आर सिमिलर। ओके, बाय SSS टेस्ट। आ रही है बात समझ, आसान बातें हैं ना, बहुत आसान सी बातें हैं। ओके, या आप दूसरी चीज भी लिख सकते हो कि ये यही शो कर रहा है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम है। अब आ जाओ इसके सॉल्यूशन पे। यहां पे क्या होगा जी, पॉइंट्स को नाम दे दो, A B C DEF, एस जो एंगल बी पे है वो बराबर है एंगल ई, ऐसा ही है ना 60 एंड 60। नाउ रेशियो ऑफ टू करस्पॉन्डिंग, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज देखनी है। आर कौन कौन सी, 5 डिवाइडेड बाय 7.5 एंड 8 डिवाइडेड बाय 12। तो जरा इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, कैलकुलेटर। तो ये आपके पास बराबर ही आएंगी, देख लो, चलिए करके देख भी लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 7.5 0.66 एंड 8 डिवाइडेड बाय 12 0.6 बराबर आती है 0. ओके, सो both triangles are similar by SAS similarity test। ओके, क्लियर है ये बातें, आसान बातें हैं बहुत ही। इसी तरह कंटिन्यू करते हैं जी इसी के नेक्स्ट पार्ट्स पे। ओके, ये क्वेश्चन वैसे पेपर में आने तो नहीं है, बट समझा देता हूं आप लोगों को ताकि मसला ना रहे किसी भी चीज में। अब अब इसी तरह पार्ट नंबर 5 है, एक बड़ी सी
रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड 45 सेंटीमीटर है, एक साइड 20 सेंटीमीटर है, ये राइट एंगल। फिर एक छोटी रेक्टेंगल है 9 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ओके, अब पॉइंट्स को नाम देता हूं ए बी सी डी, पी पी क्यू आर एस। दो साइड्स, एक एंगल तो बराबर है, ये तो हमें पता है ना, एंगल राइट एंगल का होता है, बट इन्होंने ये सिंबल भी दिया हुआ है राइट एंगल वाला। ओके, सॉल्यूशन एस एंगल ए बराबर है एंगल पी के, करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, रेशियोज ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड्स आर। अब देखो ए से डी क्या है आपके पास, 45 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4। 9 1 टाइम्स 9, 9 5 टाइम्स 45 होता है, 4 1 टाइम्स 4 5 टाइम्स। ओके, सो बोथ पॉलीगॉन्स लिख लो, फिगर्स लिख लो, कुछ लिख लो, या रेक्टेंगल्स लिख लो, जो मर्जी, आर सिमिलर बाय SAS टेस्ट। देखो अब चार साइड वाला था ना, टेस्ट तो वही अप्लाई हुआ, कंसेप्ट वही अप्लाई होंगे। ओके, अब इसी तरह जी हमारे पास है पार्ट नंबर 6। ट्राइंगल है फिर तो बराबर ही सी है, 5 5 4, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हो यहां पे फिर वही चीज है ना, देखो 5/10 5/10 बराबर बराबर, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर, जो भी पार्ट नंबर 3 में मैंने आपको इन साइंस की वजह से, इन दो लाइंस की वजह से लिखवाया था। ओके, सॉल्यूशन ratios of corresponding sides are 5 डिवाइडेड बाय 10, 4 डिवाइडेड बाय, चलो पहले यही लिख लो, 5/10 एंड 4/6। देख लो 1/2 1/2 4/6, ये तो बराबर नहीं आ रही, 4/6 ही है। यस, 4 बाय आपके पास पार्ट नंबर वी आई, 4/6 आपके पास हो जाएगी 2/3। अब सो बोथ जो हमारे पास फिगर्स है ना, नॉट सिमिलर, क्योंकि टेस्ट फेल हो गया है। ऐसा ही है, सिमिलर तब होंगी जब ये तीनों साइड्स इक्वल आएंगी, सॉरी रेशियोज, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज इक्वल आएंगी तब ये सिमिलर होंगे, पर ये सिमिलर नहीं होते। अब देखो ये जो लास्ट पार्ट है ना, इसमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है इस तरह का 6 सेंटीमीटर ये साइड और 3 सेंटीमीटर ये साइड। इसके बाद रेक्टेंगल नहीं दिया हुआ, कोई और शेप, पैरेललोग्राम, ये तो बराबर हो गई नहीं, 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देख लो इसका सॉल्यूशन, आप इनकी जो 6 डिवाइडेड बाय 6, 3 डिवाइडेड बाय 3, 6 है हमारे पास, 3 6 3, देखो 6 3 6 3,
रेशियोज तो सेम आएगी बट एंगल सेम नहीं आ रहा ना, देखो ये 90 है, यहाँ पे 90 का नहीं है, सो आप यहाँ पे भी लिख लोगे कि बोथ फिगर्स आर नॉट सिमिलर। ओके, क्लियर है ये बातें। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे, उसमें हम देखते हैं कि क्या पूछ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है जी के फाइंड अननोन वैल्यू इन द फॉलोइंग फिगर्स। फाइंड अननोन वैल्यू इन द फॉलोइंग फिगर्स। ओके, ऑल द मेजरमेंट्स, जो हमारे पास सारी की सारी मेजरमेंट्स हैं वो किस में हैं जी, सेंटीमीटर में। सो पार्ट नंबर 1 है एक्स वाई इन 15 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग सिमिलर फिगर्स। अब देखो गिवन है कि हमारे पास ट्राइंगल्स क्या है जी, सिमिलर। हमें गिवन है ना, फाइंड अननोन इन द फॉलोइंग सिमिलर उन्होंने कहा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन गिवन दैट the triangles are similar, ओके। क्वेश्चन क्या है, फिगर्स आर सिमिलर, ट्राइंगल्स या फिगर्स, आप जो मर्जी वर्ड यूज करो। अब देखो यहाँ पे साइड्स है ना तीनों दी हुई, सो रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल या और इक्वल। अब देखो हमें यहां पे ये चीज फाइंड नहीं करनी कि ये इक्वल है, क्योंकि हमने ये तो नहीं फाइंड करना ना कि ये सिमिलर है। अब उन्होंने कह दिया है कि भैया ये सिमिलर है, सिमिलर का मतलब फिर हमें पता है कि इनकी रेशियोज क्या है, बराबर होंगी। ओके, क्लियर है। x डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर ले लो, लिख दो, y डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। आगे बात समझ के हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये फिगर्स सिमिलर है, फिर हमने अननोन वैल्यू, अननोन जैसे एक्स वाई, ये वैल्यूज फाइंड करनी है। तो मैंने वही लिखा कि गिवन दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो यहां पे तीनों साइड्स दी हुई हैं, सो रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, x डिवाइडेड बाय 3, y डिवाइडेड बाय 4 एंड 15 बाय 5। देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर एंड y divided by 4 सेंटीमीटर is equal to 15 सेंटीमीटर by 5 सेंटीमीटर। देखो तीनों बराबर है ना, मैं इसको इसके बराबर भी कर सकता हूँ, इसके बराबर भी कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैंने इसके बराबर कर दिया, क्यों, क्योंकि मैं जब इसको इसके बराबर करूंगा ना, मैं इजीली x निकाल लूंगा यहाँ से। अब मैंने y को भी इसके बराबर किया, इसको उधर जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो y भी आ जाएगा। देखो सेंटी सेंटी खत्म, x इज इक्वल टू 5, 1 टाइम्स 5, 5, 3 टाइम्स 15, तो यहां पे बचा 3, ये 3 इधर मल्टीप्लाई था, सॉरी डिवाइड था, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो x आ गया 9 सेंटीमीटर। ओके, एंड देखो ये तो 3 आएगा, y इज इक्वल टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर खत्म 3, ये 4 सेंटीमीटर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो ये आपके पास इसका क्या आ गया जी, अननोन्स की वैल्यूज आ गई। ओके, क्लियर है यहां तक। फिर इसी तरह इसका जो पार्ट नंबर 2 है ना, उसमें कोई अननोन दिया ही नहीं हुआ। देखो 4 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, अननोन फाइंड करना ही नहीं है। ओके, क्लियर है यहां तक, क्योंकि यहाँ पे एक्स दिया ही नहीं हुआ। फिर आ जाओ इसके पार्ट नंबर 3 पे। यहीं पे मैं चेंज करता हूं, पार्ट नंबर 3 है। अब इस तरह की फिगर्स हैं। ये साइड हमारे पास L है 9.3, 3.5 और दूसरी भी इसी तरह की है 15.6 M एंड 10.5। ओके, क्लियर है यहां तक। अब देखो फिर साइड्स ही दी हुई है ना, हम में गिवन है कि ट्राइंगल सिमिलर, सो रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे पास क्या होंगी, बराबर होंगी। क्या है, L डिवाइडेड बाय 15.6। ओके, सेंटीमीटर वगैरह में नहीं दी हुई। ओके, फिर 9.3 डिवाइडेड बाय M, फिर 3.5 डिवाइडेड बाय 10.5। इनको मैं लिख सकता हूं L डिवाइडेड बाय 15.6 को 3.6 डिवाइडेड बाय 10.5 एंड 9.3 डिवाइडेड बाय M को 3.5 डिवाइडेड बाय 10.5। 3.5 डिवाइडेड बाय 10.5, ये इधर डिवाइड है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई। एंड अब देखो m को यहां से मैं उधर लेके जाऊंगा मल्टीप्लाई, फिर मुझे ये खत्म करना पड़ेगा। इधर देखो फॉर एग्जांपल m हो गया, यहां से खत्म होके, फिर ये डिवीजन वाला इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये m के साथ मल्टीप्लाई वाला इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मतलब उल्टा ऐसे 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10.5 डिवाइडेड बाय ये 3.5 है। आइए बात समझ, देखो m इधर मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई, ये खत्म यहां से। फिर 10.5 इधर डिवाइड है, इसके साथ आके मल्टीप्लाई, ये m के साथ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, ये वाला कंसेप्ट है। ओके, अब ये वैल्यूज हम सॉल्व कर लेते हैं। L हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर आ जाता है। देखो उन्होंने कहा हुआ ना सारी जो मेजरमेंट्स है वो सेंटीमीटर में होंगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे यूनिट मेंशन कर दी है। अब इसी तरह जो आ रहा है हमारे पास m है जी 9.3 मल्टीप्लाई बाय 27.9। अब m को पहले लिख लेता हूं मैं 27.9 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपके पास इसका आंसर भी आ गया। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 है जी हमारे पास। एक रेक्टेंगल दी हुई है x, ये 7.5 एंड 7, 3। ओके, ऐसा ही है। तो क्या करते हैं जी, इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन x है कि अननोन है ना,
गिवन दैट फिगर्स आर, ट्रायंगल नहीं लिखते रहना, ट्रायंगल नहीं है ये, अब सिमिलर या रेक्टेंगल लिख दो। सो रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, मतलब x डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 7.5/3, x इज इक्वल टू 7.5/3, ये उधर जाके मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू क्या आता है जी 7.5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 करूं तो ये आ जाता है 17.5 सेंटीमीटर, क्योंकि मेजरमेंट सेंटीमीटर में ना, तो ये आ गया। ओके, क्लियर है यहां तक। अब आ जाओ जी, नेक्स्ट शेप है हमारे पास थोड़ी सी, पांचवा क्वेश्चन, 1 2 3 4 साइड्स, ये है पी क्यू 7.5 5.4 एंड इसी तरह एक छोटी सी शेप दी हुई है 4.2 3 5 आर, पी क्यू 7.5 5.4 4.2 3 5 आर। तो ये हमारे पास क्या होगा जी, इक्वल होगा, मार्कर ब्लैक किधर चली गई, लो इसी के साथ कर लेते हैं। देखो ट्रायंगल्स खत्म करके फिगर्स लिख दो, गिवन दैट के फिगर्स आर सेम सिमिलर, सो रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड p डिवाइडेड बाय 4.2, देखो इसके करस्पॉन्डिंग ये है ना, फिर q डिवाइडेड बाय 3, फिर 5.4 डिवाइडेड बाय r, फिर 7.5 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको मैं लिख सकता हूं, सारी इक्वल है, मैं इसको इक्वल करके इसकी लिखता हूं, क्यों, p डिवाइडेड बाय 4 आप लिख दो, वी कैन राइट एज 7.5/5, क्योंकि यहाँ पे एक p अननोन है, फाइंड कर लेंगे। दूसरा q बाय r को भी 7.5/5, फिर 5.4/r को भी इस तरह। अब p 7.5 डिवाइडेड बाय 5 इधर मल्टीप्लाई q बाय 3, सॉरी q 7.5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, आर के लिए वही कंसेप्ट होगा, देखो आर उधर जाके मल्टीप्लाई, ये 5.4 तो ऐसे ही रहेगा ये वाला, ये इधर मल्टी डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब आर उधर जाएगा ना, ये आर के साथ 7.5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इसे स्टेप वाइज कर लो, क्योंकि सारे तरीके बताए हुए हैं मैंने आप लोगों को। क्यों हमारे पास 3 क्यू डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है जी 3 ही है, तो इनके आंसर्स आप लोग निकाल सकते हो ना, कैलकुलेटर पे निकाल लो, p की वैल्यू सेंटीमीटर में, फिर q की वैल्यू सेंटीमीटर में, फिर r की वैल्यू सेंटीमीटर में। ओके, इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई, इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई, इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई। अब इसी तरह हमारे पास एक लास्ट आ जाती है जी फिगर,
आप लिख सकते हो कि गिवन दैट फिगर्स या ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर। अब जरा करस्पॉन्डिंग साइड्स देखो, देखो बी डी के करस्पॉन्डिंग होगा, सी के होगा ए ई के, मतलब ये वाली परपेंडिकुलर है ना, तो ये परपेंडिकुलर ए ई। अगर आप पॉइंट्स में लिखना चाहूं ना, ऐसे लिखते हैं मेजरमेंट ए बी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ए बी किसके करस्पॉन्डिंग है, ई डी के, मेजरमेंट ई डी। फिर मेजरमेंट ए से सी हाइपो, इधर मेजरमेंट ई से सी, ओके एक लाइन ऐसे। फिर मेजरमेंट बी सी किसके बराबर होगा, मेजरमेंट डी सी के, ओके डी सी। पॉइंट्स देखना, ए करस्पॉन्डिंग है ई के, ए पे के नीचे ई, बी करस्पॉन्डिंग है डी, बी के नीचे डी, ए के नीचे ई, सी के साथ सी है, बी के करस्पॉन्डिंग डी है, सी के करस्पॉन्डिंग सी, ओके ठीक लिखा है ना। पॉइंट्स मतलब बहुत अच्छे से लिखने। अब वैल्यू पुट करो, x डिवाइडेड बाय 8, फिर y डिवाइडेड बाय 10, फिर 9 डिवाइडेड बाय 6। लिख सकते हो इसको x बाय 8 इज इक्वल टू 9 बाय 6 एंड y बाय 10 इज इक्वल टू 9 बाय 6। तो x इज इक्वल टू 9 बाय 6 इंटू 8 एंड y इज इक्वल टू 9 बाय 6 इंटू तो 9 बाय 6 करके मल्टीप्लाई 8 कर दो, 9 बाय 6 करो, जो आंसर आता है मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, तो x आ जाएगा सेंटीमीटर में एंड y भी आ जाएगा सेंटीमीटर में। ओके तो यहां पे हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तब तक के लिए आप ये क्वेश्चंस क्या कर लें जी, कंप्लीट कर ले। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 2 ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर आर सिमिलर। अब इन्होंने दे दिया कि हमारे पास जो 2 ट्राइंगल्स हैं वो क्या है, सिमिलर हैं एंड, और उन्होंने ये कंडीशन दी। अब देखो मैं ट्राइंगल्स आप लोगों को बना के बता देता हूं। एक ट्राइंगल फॉर एग्जांपल ये आ गई और दूसरी ये आ गई। एक के कोऑर्डिनेट्स हैं जी ए बी एंड सी, दूसरी के हैं जी पी क्यू एंड आर। अब देखो जब उन्होंने कह दिया कि ये 2 ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, इसका क्या मतलब कि रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, इक्वल है। और उन्होंने कंडीशन भी देखो क्या दी हुई है, ए बी ये वाली साइड इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी है, पी क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू। ये जो साथ एम लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। ओके अब नेक्स्ट बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर, ऐसा ही है। देन सी ए डिवाइडेड बाय आर पी, इन सब की वैल्यूज उसने दे दी जी के ये हमारे पास बराबर है 3 के। ओके फिर नेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है कि मेजरमेंट ए बी 12 के बराबर है, बी सी 9 सेंटीमीटर के बराबर है एंड सी ए 6 सेंटीमीटर के बराबर है। देन हमने इस ट्राइंगल्स की सारी साइड्स दे दी, हमने इस ट्राइंगल्स की सारी साइड्स क्या करनी है जी, मालूम करनी है। ओके मैंने मेंशन कर दिया है कि वी हैव टू फाइंड मेजरमेंट पी क्यू साइड, फिर क्यू आर साइड, फिर आर पी साइड। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ट्राइंगल्स बनाने की जरूरत नहीं है, अगर बना भी देते हो तो कोई मसला नहीं है, बट जरूरत नहीं है। अब देखो ये गिवन कंडीशन मैंने लिख दी। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे दो, मेजरमेंट ए बी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट पी क्यू इज इक्वल टू 3। ओके एंड मेजरमेंट बी सी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट क्यू आर इज इक्वल टू 3 एंड मेजरमेंट सी ए
डिवाइडेड बाय मेजरमेंट आर पी इज इक्वल टू 3। अब ये चीज मैंने कैसे लिखी, देखो हमें गिवन है ना कि ये साइड इसके बराबर है, फिर ये इसके बराबर है और ये सारी साइड 3 के बराबर है, तो मैं इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकता हूं कि इसको 3 के बराबर, फिर इसको 3 के बराबर, फिर इसको 3 के बराबर, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, इस बात की समझ आई है ना। अब देखो मुझे यहां से पी क्यू फाइंड करना है, मैं उधर ले जाता हूं मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू, देखो मेजरमेंट पी क्यू, इधर आके 3 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई, मैं दूसरी साइड लेके आऊंगा डिवाइड। आ गई ना बात समझ, क्या किया, ये इधर डिवीजन में है, इधर आके मल्टीप्लाई, फिर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मैं 3 को भी इधर ले आता हूं, वो इसके साथ आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो पी क्यू फाइंड करना है। यही काम यहां पे करो, 3 आके डिवाइड इज इक्वल टू मेजरमेंट क्यू आर, यही काम यहां पे करो, सॉरी डिवाइडेड बाय 3। क्यों किया ऐसा मैंने, क्योंकि यही चीजें तो मुझे फाइंड करनी है ना, मैंने अकेले कर दी। अब इसको मैं पहले लिख लेता हूं, मेजरमेंट पी क्यू ए बी साइड किसके बराबर है 12 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर साथ रख दो, फिर मेजरमेंट पहले लिख लो मेजरमेंट क्यू आर बी सी साइड बराबर है 9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3, फिर इसको मेजरमेंट आर पी पहले लिख लो, सी ए बराबर है 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3। अब देखो मेजरमेंट पी क्यू बराबर होगी 3 1 टाइम्स 3 3 4 टाइम्स 12, 4 by 1 4 ही होता है, एंड मेजरमेंट क्यू आर 3 1 times 3 3 3 times 9, and measurement RP 3 1 times 3 3 2 times 6 2 by 1 2। तो ये आपके पास क्या हो गया जी, तीनों साइड्स जो उन्होंने पूछी हुई थी हमने निकाल ली। ओके, जो भी आंसर आए ना उस पे डब्बा बना लिया करो ताकि पता चल जाए कि भैया ये आंसर निकाला हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया यहां तक। चलें क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में कह रहे हैं द हाइट एंड लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ मैन आर 6 फीट एंड 8 फीट रिस्पेक्टिवली। एक बंदा है जिसकी हाइट 6 फीट एंड उसका जो शेडो बन रहा है वो क्या दिया हुआ जी 8 फीट। देखो कैसे पता चला, स्टेटमेंट पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4, द हाइट एंड लेंथ, पहले बात है हाइट की फिर बात है लेंथ की, ऑफ द शेडो ऑफ अ मैन आर 6 फीट ना, पहले 6 फीट है इसका मतलब हाइट पहले थी, हाइट 6 फीट, बाद में 8 फीट है, बाद में लेंथ है, इसका मतलब है लेंथ क्या होगी बच्चों 8 फीट। कैसे पता चला, क्योंकि इन्होंने जो वर्ड रिस्पेक्टिवली यूज किया हुआ है ना उसका यही मतलब होता है। ओके, इसका क्या मतलब होता है रिस्पेक्टिवली का, कि पहले हाइट है तो पहली वैल्यू हाइट की होगी, दूसरी लेंथ है तो दूसरी वैल्यू लेंथ की होगी, जो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि हाइट ऑफ मैन 6 फीट एंड लेंथ ऑफ मेन्स शेडो। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं ना, मेरी हाइट दी हुई है 6 फीट, अब मेरी वजह से जो शेडो बन रहा है उसकी लेंथ दी हुई है 8 फीट। ओके, नेक्स्ट है कि फाइंड द हाइट ऑफ नियर बी टावर। अब मेरे थोड़ा सा करीब हमारे पास एक क्या टावर है, उसकी हाइट मैंने फाइंड करनी है, और वो जो टावर की वजह से शेडो बन रहा है ना उसकी लेंथ क्या है 40 फीट है, जो मैंने यहाँ पे लिख लिया है सारा कुछ। ओके, ये जो सारी चीजें थी ना ये तो हमें क्वेश्चन में पूछी हुई थी जो मैंने यहाँ पे लिखी है। अब वो जो सारी स्टेटमेंट थी उससे मैंने ये दो ट्राइंगल्स बना ली, मुश्किल है नहीं ना। देखो ये हाइट दी हुई थी, उसका शेडो ऐसे ही है, शेडो जैसे मैं खड़ा हूं शेडो मेरा ऐसे ही बनेगा ना, मैंने ट्राइंगल बना दी। इसी तरह हाइट ऑफ टावर मैंने निकालनी है, आगे मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, एंड टावर का जो शेडो बन रहा है उसकी लेंथ कितनी है 40 फीट। ओके, अब
कि हमारे पास ये दो जो ट्रायंगल्स है ना ये सेम है, जो मैंने यहाँ पे लिखा कि एज बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ये सेम कैसे हैं ये बात आप लोगों ने समझनी है। हमें तो हाइट और शेडो का कंसेप्ट गिवन था दोनों केसों में, बट ये जो हमारे पास एंगल है ये कैसे सेम बनना, ये चीज क्या करनी है आपने समझनी है। जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो ना शेडोज वाला, तो याद रखना हर प्रॉब्लम के लिए यही कंसेप्ट होगा। देखो शेडो बनता किसकी वजह से है, लाइट की वजह से ना। अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मुझ पे कोई लाइट पड़ रही है, तो लाइट की वजह से क्या बनेगा, शेडो बनेगा। अब इसका भी शेडो, इसका भी शेडो, रीजन क्या है, लाइट। ऐसा ही है। अब ये एंगल सेम होने की जो वजह है ना वो ये है कि इन दोनों पे जो लाइट पड़ रही है या लाइट की रेज पड़ रही है ना वो सेम डायरेक्शन में पड़ रही है। अगर इस पे ऐसे आके लाइट पड़ रही है, इस पे भी ऐसी ही आके पड़ेगी। अगर इस पे इस डायरेक्शन में पड़ रही है तो इसमें भी इसी डायरेक्शन में पड़ेगी। डायरेक्शन सेम होने की वजह से यहां पे जो एंगल्स बनेंगे वो सेम बनेंगे। अब देखो ये एंगल 90 का है, ये दो सेम बनेंगे। जब ट्राइंगल में दो एंगल सेम हो तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली सेम होता है ना, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ थ्री एंगल 180 के बराबर है। तो दो एंगल अगर हमारे पास सेम हो, बिल्कुल सेम हो, तो तीसरा भी ऑटोमेटिकली सेम होगा। तो हमने यही चीज लिखी कि एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट से हमें पता है कि ये दोनों क्या हैं, सेम है। ओके क्लियर है। जब ट्राइंगल्स सेम होती हैं तो मैं लिख सकता हूं करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर होती है, हाइट ऑफ मेन डिवाइडेड बाय इसके साइड ये है ना करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ टॉवर इज इक्वल टू मेन शेडो ऑफ मेन डिवाइडेड बाय शेडो ऑफ टॉवर। ऐसे ही है। अब हाइट ऑफ मेन, बंदे की हाइट है जी 6 फीट और टावर की हाइट फाइंड करनी है, इसको मैं h कह देता हूं। ओके ऊपर भी फिर आप मेंशन कर दो, जो चीज फाइंड करनी है इसको h कह दो, ठीक है। अब शेडो ऑफ मेन, बंदे का शेडो कितना था यहाँ पे 8 फीट डिवाइडेड बाय जो हमारे पास टावर का शेडो कितने है 40 फीट। ओके आगे समझ जहां तक। अब मैंने h निकालना है, h को मैं दूसरी साइड लेके जाता हूं। 6 फीट इज इक्वल टू 8 फीट खत्म कर दो, 8 डिवाइडेड बाय 40, 8 बाय 40 कितना होता है 8 1 टाइम्स 8 8 5 टाइम्स 40, ऐसा ही है ना 34। यस 1 बाय 5, ये h इधर आके मल्टीप्लाई, 5 इधर डिवीजन में इस साइड लेके आओ मल्टीप्लाई, तो h 6 इंटू 5, या पहले 5 लिखो इंटू 6 फीट, ये बराबर होगा h। सो h इज इक्वल टू 6 इंटू 5 किसके बराबर हो जाएगा जी 30 फीट आपके पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। ओके आगे बात समझ। जहां पे एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था कि जब भी ऐसी कंडीशन आए ना शेडो वाली, तो उसमें क्या होगा, ये एंगल जो बनता है ना ये हमेशा रेज ऑफ लाइट की डायरेक्शन सेम होने की वजह से सेम बनता है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तब तक के लिए आप ये नोट कर लें। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास कि एन ऑब्जेक्ट ए बी इज लाइंग इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। ये डायग्राम मैंने बना दी है जो बुक में भी गिवन है। ओके ये उन्होंने एक कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है जी। ओके लेंसेज हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, 9th में तो नहीं है 10th में। ओके ये कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट हमने इसके फ्रंट में रखा हुआ है। देखो डायग्राम में ए बी ऑब्जेक्ट,
यहां तक क्लियर है। एन ऑब्जेक्ट ए बी इज लाइंग इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट किसके फ्रंट में रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का लेंस से जो डिस्टेंस है वो है 8 सेंटीमीटर। ओके, फिर नेक्स्ट के व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज सी डी। अब ऑब्जेक्ट हमने जो रखा हुआ है ना, इसकी वजह से जो इमेज बनती है यहाँ पे सी डी में, उसका डिस्टेंस हमने फाइंड करना है लेंस से, ये चीज हमने फाइंड करनी है। फिर क्या कह रहे हैं, इफ इट्स साइज इज थ्राइस दैट देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये जो इमेज बन रही है ना, ये ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी है, उसका साइज क्या है बच्चों, 3 गुना बड़ा है, इसको मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। मैग्निफिकेशन का क्या मतलब कि इमेज हमारे पास ऑब्जेक्ट से कितनी छोटी या कितनी बड़ी है। उन्होंने दे दिया ना कि इमेज हमारे पास ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स बड़ी है। ये सारी चीज मैंने यहां पे लिख ली कि डिस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, ये ऑब्जेक्ट का लेंस से कितना डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। मैंने यहां पे साइन यूज किया नेगेटिव, आपने याद रखना है कन्वेक्स लेंस के लिए क्या, कि जब भी ऑब्जेक्ट फ्रंट पे हो ना या लेफ्ट साइड पे हो लेंस से, कन्वेक्स लेंस से, तो डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। ये कन्वेंशन है, हमेशा ऐसा ही होता है, याद रखना। फिर मैग्निफिकेशन हमारे पास किसके बराबर है जी, मैग्निफिकेशन मैंने आपको बताया ना क्या होती है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कितना बड़ा या कितना छोटा है। इन्होंने कहा ना 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वही मैंने मैग्निफिकेशन लिखा। अब मैंने यहां पे भी माइनस यूज किया, क्यों, देखो ऑब्जेक्ट का साइज ऊपर ऐसे डायरेक्शन में है, ऐसे ही है, बट इमेज का साइज ऐसे बन रहा है इन्वर्टेड। मतलब आप शीशे के सामने खड़े हो ना, आप खुद को ऐसे देखो कि आपका सर नीचे और पांव ऊपर हो, ये हमारे पास इन्वर्टेड इमेज होती है। ऐसे ही है, जब भी ऐसा आए तो साइन नेगेटिव यूज होता है। ओके, ये बात भी आ गई समझ आप लोगों को, डायग्राम से ही सारा कुछ लिखना था। फिर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है इमेज का लेंस से, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस। आप लेंस की जगह कन्वेक्स लेंस ही यूज करो, ठीक है। ओके, इसको यू कहते हैं। फिर मैग्निफिकेशन को एम, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, इसको वी से डिनोट करते हैं। सो मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है एम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। ये बराबर है m इज इक्वल टू वी बाई यू। मुझे यहां से फाइंड क्या करना है जी, v फाइंड करना है, m मल्टीप्लाई बाई u इज इक्वल टू v। अब देखो v को मैं पहले लिखता हूं, विच इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, कन्वेक्स लेंस। वैल्यूज में पुट कर देता हूं, m किसके बराबर है बच्चों, -3 और डिस्टेंस -8, खत्म। तो ये आपके पास 24 डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, तो ये 20 सेंटीमीटर में आ जाएगा। ओके, आगे बात समझ, आसान बात थी ना, बहुत ही आसान, सिर्फ ये थोड़ी सी 2 बातें समझनी थी, बाकी हम इंशाल्लाह 10th में पढ़ेंगे कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कनकेव लेंस क्या होता है, सब कुछ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं जी कि द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास, रेक्टेंगल का पता है ना, जिसमें ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट आर 5 सेंटीमीटर और ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहे हैं जी, ऑन अ मैप। अभी देखो, एक जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, उसको अभी कहां पे सिर्फ बनाया हुआ है, जिसका नक्शा ही बनाया हुआ मैप में, जिसमें उसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, विड्थ है वो 3 सेंटीमीटर है। अब कह रहे हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्चुअल प्लॉट। अगर ये जो नक्शे में बनाया हुआ है ना, इसको हम रियलिटी में बनाना चाहें तो फिर उसकी डायमेंशन फाइंड करो। डायमेंशन का मतलब लेंथ एंड विड्थ फाइंड करो, ऐसा ही है ना, क्योंकि डायमेंशन में उन्होंने तो दी भी लेंथ एंड विड्थ ही हुई है, तो हमें वही चीज फाइंड करनी है। ओके,
फिर इफ इट्स स्केल फैक्टर इज 5, उन्होंने स्केल फैक्टर दिया हुआ है 5, तो बहुत आसान सी बात हो जाती है। ये इन्होंने जो डायमेंशन दी हुई है ना, ये मैप पे नक्शे पे है अभी, बट हमने इसको ड्रा करना है, डायमेंशन फाइंड करनी है रियलिटी में, रियल में। अब एक हिंट उन्होंने दिया हुआ है कि स्केल फैक्टर 5, स्केल फैक्टर का मतलब है कि जो हमारे पास मैप है ना, मैप पे 1 सेंटीमीटर रियलिटी में 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा, स्केल फैक्टर का ये मतलब है। सो लेंथ क्या आ जाएगी, एक्चुअल लेंथ लिख लो, क्योंकि उन्होंने एक्चुअल लिखा हुआ है। एक्चुअल लेंथ क्या आ जाएगी, 5 है ना, 5 सेंटीमीटर। आप इसको यहां पे पहले सॉरी लिख भी लो, लेंथ ऑन मैप 5 सेंटीमीटर, फिर आगे विड्थ ऑन मैप 3 सेंटीमीटर। ओके, अब स्केल फैक्टर 5 है ना, 5 सेंटीमीटर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, तो 25 सेंटीमीटर। ऐसा ही है ना, देखो स्केल फैक्टर 5 मतलब, स्केल फैक्टर का मतलब होता है ओरिजिनल में 1 सेंटीमीटर, स्केल फैक्टर 5 है, रियलिटी में 5 के बराबर, तो ओरिजिनल में 5 सेंटीमीटर, रियलिटी में मल्टीप्लाई बाय 25 कर दो, ऐसा ही है ना 25। नेक्स्ट एक्चुअल विड्थ, विड्थ दी हुई है 3 सेंटीमीटर। अब मैप पे 3 है, स्केल फैक्टर 5 है, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 15 सेंटीमीटर। ओके, ये आपके पास क्या आ गई, सो एक्चुअल डायमेंशन इज क्या आ गई जी, 25 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, ऐसा ही है। ओके, लिख लो यहां तक। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। ये हमें कुछ फिगर्स दी हुई हैं, हमने इनमें से क्या फाइंड करना है बच्चों, अननोन। अननोन मतलब कोई भी जो अल्फाबेट है, ए है, बी है, एक्स है, जी है, जो भी है वो हम फाइंड करेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन में उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि ऑल द मेजरमेंट्स इन द सेंटीमीटर, मतलब जो भी आंसर आएगा ना, हम उसके साथ यूनिट कौन सी लगाएंगे जी, सेंटीमीटर। ओके, अब इसका सॉल्यूशन देखो, देखो पी क्यू एंड वाई जी क्या है, पैरेलल है, एज जो लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन वाई जी, पैरेलल है ना। जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं, इसका क्या मतलब है बच्चों कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये दो जो ट्राइंगल्स बन रही हैं ना, ये दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। यहां पे ट्राइंगल्स कौन सी बन रही है, एक देखो ये वाली, ये छोटी वाली एक्स पी क्यू, एक्स पी क्यू। अब x से p तक क्या है 1, p से q तक 3 एंड x से q तक डिस्टेंस है a। अब ये दरमियान वाली लाइन को भूल जाओ, ये पूरी ट्रायंगल बनाओ बड़ी वाली। ओके, ये पॉइंट x यहां पे लिख लेता हूं मैं, ये y एंड ये z। ओके, जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं, ये आपको पता है कि फिर हमारे पास ये ट्रायंगल और इसको भूल जाओ ये ट्रायंगल, ये दोनों क्या होंगी, सिमिलर होंगी। अब जरा इनकी साइड्स भी मैं लिख लेता हूं, x से y तक देखो टोटल साइड b भी है 1 भी है, तो ये होगी b+1। ओके, देखो यहां से यहां तक पूरी लेंथ है ना, पूरी में b यहां तक है, 1 यहां से यहां तक है, x से p तक b, p से x तक 1, बट ये वाली साइड तो हमारे पास y से z तक, सॉरी y से x तक है ना, विच इज b+1। इसी तरह इस साइड वाली देखो a+8, a+8, ये हमारे पास क्या आ जाएगी 9। आगे बात समझ। सो जब भी ट्राइंगल में दो लाइंस पैरेलल हो, किसी भी ट्राइंगल में एक पैरेलल लाइन हम लगाएं किसी भी साइड के बराबर, तो उसकी वजह से जो दो ट्राइंगल्स बनेंगी वो सिमिलर होती है, तो यही बात हम लिखते हैं। सो ट्राइंगल एक है एक्स पी क्यू
एंड दूसरी है एक्स वाई जी। ये क्या होंगी बच्चों? सिमिलर। जब ये सिमिलर होंगी तो यहां पे सारा चक्कर साइड्स क्या है ना, इसका मतलब है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी? बराबर एक्स पी। मेजरमेंट एक्स पी किसके बराबर होगी बच्चों? सॉरी, डिवाइडेड बाय इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड है ना इस ट्राइंगल की, मेजरमेंट एक्स वाई इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ, सॉरी पहले ये ट्राइंगल ले रहे हैं ना एक्स पी, पी क्यू मेजरमेंट पी क्यू डिवाइडेड बाय मेजरमेंट पी क्यू के करस्पॉन्डिंग है वाई जी। फिर मेजरमेंट क्यू से एक्स पे आ जाओ, क्यू से एक्स के करस्पॉन्डिंग है जी से एक्स। ऐसा ये वैल्यूज पुट करो, x से p तक बराबर है 1 के, x से y तक बराबर है b प्लस 1, p से q तक बराबर है 3 के, डिवाइडेड बाय y से z तक बराबर है 9 के। देन q से x बराबर है a के, z से x बराबर है a प्लस 8। अब आपको पता है ना, वी कैन राइट it as 1 divided by b plus 1 is equal to 3 by 9 and 3 by 9 is equal to a divided by a plus ऐसे ही है बच्चों, क्लियर है ना ये बात? a by 8 and 1 divided by b plus 1। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 इधर आके 1 के साथ 9, फिर 3b प्लस 1 उधर चला गया। ओके, 9 इज इक्वल टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई, 3b प्लस 3 1 आर 3। अब 3 को इधर लेके आओ, ये आके -3 इज इक्वल टू b। ओके, अब 9 में से 3 गया बच्चों, 6 इज इक्वल टू 3b। अब b लिख लेता हूं मैं पहले, 6 इधर है, 3 इस साइड आके डिवाइड, तो b आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। आगे बात समझ, आसान बात है ना, बहुत आसान बात। अब एंड इधर आ जाओ, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू ए प्लस 8, फिर 9 इधर आके 9a, ये भी 3a प्लस 8 या 24 एंड 9a। ए वाली को दूसरी साइड ले जाओ, ए वाली दूसरी साइड आके क्या हो जाएगी? 9a माइनस 3a, 6a, ए फाइंड करना है 26, 4 डिवाइडेड बाय 6 तो 4 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चों? पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। ओके, क्लियर है यहां तक? अब इसी तरह पार्ट नंबर 2 की भी मैंने डायग्राम यहां पे बना दी है। देखो इस लाइन को भूल जाओ, यू वी वाली को, ट्राइंगल ये वाली बन रही है। ओके, फिर मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो एक साइड के पैरेलल है, इसका मतलब है इस लाइन की वजह से ये जो ट्राइंगल बनी ये बराबर होगी, इस लाइन को भूल जाओ, इस ट्राइंगल के। अभी मैं छोटी करके बना देता हूं, छोटी ट्राइंगल यू वी एंड सी, यू वी सी, यू से सी तक x, v से c तक 3। अब इसको भूल जाओ, बड़ी ट्राइंगल बनाओ जो क्या ए बी सी, ए बी सी। अब a से c तक देखो, x यहां तक है ना, यहां से यहां तक x, बट ये वाली साइड भी तो, सॉरी यहां से यहां तक 14 है, बट u से c तक x भी तो है, सो ये साइड बनेगी ये। ओके, अब b से c तक, यहां से यहां तक 7, फिर v से c तक 3, 7 प्लस 3 10। आगे बात समझ। नाउ एज लाइन, यहां पे कौन कौन सी दो लाइनें हैं? ए बी एंड यू वी। ए बी इज पैरेलल टू यू वी, किसके बराबर है बच्चों? यू वी के। सो ट्राइंगल ए बी सी जो है एंड ट्राइंगल यू वी एक्स जो है क्या है? बराबर है। बराबर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो, क्योंकि यहाँ पे साइड्स गिवन है, यू वी सॉरी यू सी, मेजरमेंट यू सी ये बराबर हो जाएगी इसके करस्पॉन्डिंग मेजरमेंट ए सी। ओके, फिर मेजरमेंट वी सी बराबर हो जाएगी मेजरमेंट बी सी। यहाँ पे साइड्स ही दो गिवन है, ये गिवन ही नहीं है तो और लिखने की जरूरत ही नहीं है।
नाउ मेजरमेंट यू से सी तक x मेजरमेंट ए सी 14 प्लस x इज इक्वल टू मेजरमेंट बी से सी 3 डिवाइडेड बाय बी से सी 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर आके 10x, ये 3 ये उधर जाके 14 प्लस x, 10x 14 3 टाइम्स 42 प्लस 3x, इधर ले आओ 10x माइनस 3x इज इक्वल टू 42 ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3x इज इक्वल टू 42, x इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 3। तो नेक्स्ट x आ जाएगा 3 1 टाइम्स 3 3 14 टाइम्स हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x आ जाएगा। ओके क्लियर है। साइड्स में एक बार फिर देख लेता हूं, 14x 7 3 14 प्लस x 7 प्लस 3 10 ऐसा ही है, तो बराबर हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 14 प्लस x एंड x डिवाइडेड बाय 14 by x 3 divided by 10 10x 3x सॉरी यहाँ पे देखो ये 3x है ना, तभी मैं सोचूं क्या गलती हो रही है। 7x इज इक्वल टू 42, x इज इक्वल टू 42 by 7, x इज इक्वल टू 7 1 टाइम 7 7 6 टाइम्स 42, तो 6 सेंटीमीटर। ओके क्लियर है, तो लिख लें ये वाला जल्दी जल्दी से। मैं अब इसको अरेज करता हूं, तो पार्ट नंबर 3 की डायग्राम में यहां पे क्या करता हूं बच्चों, बनाता हूं पार्ट नंबर 3 की जो हमारे पास डायग्राम है L M N P Q, ये साइड Y, ये 8, ये 9, ये 12, ये 3, ये x 12 3 9 y 8 L M N P Q। ओके अब आ जाओ इसके सोल्यूशन पे। देखो एक ये छोटी ट्राइंगल, अगेन ये दो साइड्स के पैरेलल हैं तो ट्राइंगल सिमिलर होंगी। एक ट्राइंगल तो बन जाएगी PQN, PQN 8 12x 8 12x, फिर दूसरी ट्राइंगल बनेगी LMN, LMN L से M तक y, M से N तक 3 प्लस x, इसको मैं x प्लस 3 लिख लेता हूं, ऐसा ही है। फिर L से N तक 9 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 21। ओके अब आ जाओ इधर, एज जो हमारे पास पी क्यू लाइन है या एल एम जो लाइन है ये पैरेलल है क्यू पी के, इज पैरेलल टू लाइन क्यू पी, लिखना क्यू पी। ओके सो नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास ट्राइंगल जो है एल एम एन इज सिमिलर टू क्यू पी एन, क्यू पी एंड एन। ओके तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब देखो साइड्स की बात हो रही है तो एल एम मेजरमेंट एल एम डिवाइडेड बाय इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये है ना मेजरमेंट क्यू पी। ओके पॉइंट्स भी देखने, देखो इसको क्यू पी सॉरी क्यू एल पी एम के साथ एन एन के साथ याद रखना। देखो मैंने पहले एन लिखा इधर, तब सॉरी इधर पहले एल इसका पहले क्यू, इधर इसका दूसरा एम इसका दूसरा पी, याद रखनी है ये बातें। अब एल एम हो गया, पी क्यू हो गया, फिर एम एन लेते हैं मेजरमेंट एम एन डिवाइडेड बाय इसकी करस्पॉन्डिंग पी एन, फिर एन से एल मेजरमेंट एन से एल, तो इधर हो जाएगी मेजरमेंट एन से क्यू। ओके देखो एल से एम क्यू से पी, ओके फिर एम से एन पी से एन, फिर एन से एल एन से क्यू। ओके अब वैल्यूज यूज करो, एल एम आ गया वाई, क्यू पी क्यू पी क्यू पी, क्यू से पी तक आ गया 8, फिर एम से एन आ गया x प्लस 3 एंड p से n आ गया x, फिर n से l
n से l आ गया 21, n से q आ गया 12। अब वी कैन राइट इट एज, देखो तीनों साइड्स बराबर है ना, कोई से दो साइड्स को इक्वल करके लिख सकता हूं। मैं लिखूंगा y बाई 8 को बराबर 21 बाई 12 एंड x प्लस 3 बाई एक्स को 21 बाई 12। ओके, देखो इन दो को बराबर कर दूं तो दो अननोन आ जाएंगे x एंड y, तो मुश्किल हो जाएगा काम, इसीलिए मैंने इसको इसके बराबर किया, देन इसको इसके बराबर किया। ओके, 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12y इज इक्वल टू 8 इंटू दिस वन। अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 8 इंटू 21, 168 हो जाएगा। y इज इक्वल टू ये 168, देखो 12 इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 168 पे अगर मैं 12 को डिवाइड करूं तो 14 आ गया जी। ओके, अब बात जो x भैया पे, 12 क्रॉस मल्टीप्लाई 21x, 12x प्लस 12 इंटू 3 36 इज इक्वल टू 21x। नाउ ये 12x को दूसरी साइड ले जाओ, 20 माइनस 12x, ऐसा ही है, तो 36 इज इक्वल टू 21 में से 12 निकाला 9x। अब देखो 9 इधर लाके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू x। नेक्स्ट, सो x हमारे पास क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है यहां तक कंप्लीट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 भी देख लेते हैं। लाइट चली गई थी तो मैंने सारे लिख लिए, अब हम सारे समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जी कि एक फिग उन्होंने दी हुई है। ओके, इसमें दो ट्राइंगल्स हैं, एक NLM एंड दूसरी NPQ। ओके, कह रहे हैं एक तो एंगल आप P फाइंड करो, फिर शो करो कि PQ एंड LM दो क्या लाइंस हैं जी, पैरेलल लाइंस हैं। ऊपर में लिख भी लेता हूं, वी हैव टू फाइंड, एक तो एंगल P फाइंड करना है एंड वी हैव टू शो दैट, क्या चीज शो करनी है बच्चों, कि PQ एंड जो हमारे पास LM लाइंस हैं पैरेलल है। अब देखो एक छोटी ट्रायंगल में लेता हूं, ट्रायंगल NPQ। ट्रायंगल NPQ हमें पता है ना, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम बराबर होता है 180, ऐसा ही है। अब देखो एंगल Q तो यहाँ पे 90 का बन रहा है, ये तो दिख रहा है ना आप लोगों को। फिर N50 गिवन है, N50 Q 90, P हम फाइंड कर लेते हैं, 90 प्लस 50 140, P इसी तरह 140 को दूसरी साइड लेके जाओ, 180 में से माइनस, तो माइनस करो 40 डिग्री आ जाएगा एंगल P। ओके, फिर मैं क्या करता हूं, ये एंगल मेरे पास है, मैं L भी फाइंड करता हूं ताकि मैं ये चीज इजीली प्रूव कर सकूं। तो मैं एन ट्रायंगल NLM में तीनों का सम बराबर 180, एंगल N50 है, L फाइंड करना है, ये 90 है, दोनों को पुट करो, दोनों को ऐड करो, तो जाके माइनस करो, तो ये आपके पास 40 डिग्री, यही वाले सारे स्टेप्स हैं। ओके, अब हमने क्या शो करना है, टू प्रूव PQ इज पैरेलल टू LM, ये प्रूव करना है। देखो एंगल P एंगल L किसके बराबर है 40 डिग्री के, एंगल Q और एंगल M किसके बराबर है 90 डिग्री के। अब देखो ये दो लाइंस है ना, ये पैरेलल है, हमने ये प्रूव करना है। अब देखो ये दो लाइंस हमारे पास पैरेलल कब होंगी, जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। अब देखो एंगल P एंगल L बराबर है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स यही है। ओके, PL और QM बराबर है ना, दोनों 90 के बराबर हैं। तो अगर दो लाइंस के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो तो वो लाइंस क्या होती हैं बच्चों, पैरेलल होती हैं। तो यही मैंने नीचे लिख दिया। आगे बात समझ इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 पे चले। क्वेश्चन नंबर 9 में ये ट्राइंगल दी हुई है, उन्होंने कहा है ट्राइंगल PQR एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब तीनों जो हमारी पास साइड्स
तीनों जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, तो ट्राइंगल में टोटल एंगल 180, तो हर एंगल 60 डिग्री का होगा। पी क्यू आर तीनों एंगल 60 डिग्री के बराबर है। ये जो नोटेशन होती है ना, ये वाली, ये एंगल की नोटेशन होती है। ओके, क्लियर है। अब हमने फाइंड करना है एंगल एक्स एंड वाई, और ये भी प्रूव करना है, नहीं सॉरी, एंगल एक्स एंड वाई प्रूव करना है। एक और चीज भी प्रूव करनी है, वी हैव टू शो दैट, हमने ये भी शो करना है कि ट्राइंगल ये पी ए बी जो है ना, ये इक्विलेटरल है। ये दो चीजें हमने निकालनी है, ठीक है, लिख लो, मेंशन कर लो। अब देखो ए बी और क्यू आर क्या है बच्चों, पैरेलल है ना, नजर आ रहा है, पैरेलल है। तो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं ना, इसका मतलब है Q वाला एंगल X के बराबर, R वाला एंगल Y के बराबर। अभी तो ये बात समझी, ये छोटी छोटी बातें याद रखना, एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। तो एंगल X एंगल Q के बराबर, एंगल Y एंगल R के बराबर, Q भी 60 है, R भी 60 है, X एंड Y हमने निकाल लिया। अब दूसरी बात कि PAB जो है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हाँ देखो, P पे तो एंगल 60 ही होगा, क्यों? क्योंकि P में हमने शुरू में कहा 60, ये जो P पॉइंट है ये बड़ी ट्राइंगल में भी आ रहा है, छोटी में भी आ रहा है, कॉमन है, वहां पे एंगल तो है ही 60 का, P पे एंगल 60, क्योंकि सेम वर्टेक्स एंगल है किसका, बोथ ट्राइंगल का। ऐसा ही है, मैंने लिख भी दिया, साथ मेंशन भी कर दिया। फिर एंगल x भी 60, y भी 60, तो देखो तीनों एंगल सेम। जब किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल सेम होते हैं, सेम होने का मतलब तीनों एंगल 60 डिग्री, तो देन वो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। प्रूव कर दिया, आसान बातें थी। ओके, अब इसी तरह आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 की मैंने डायग्राम तो नहीं बनाई, बट ये साथ आप लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो, मैंने डायग्राम क्या कर दी है जी, अटैच कर दी है। उस डायग्राम को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता भी देता हूं। देखो, एक यहाँ पे बंदा खड़ा है, ऑब्जर्वर, ठीक है, तो देन थोड़े डिस्टेंस पे पोल है, फिर उसके बाद ट्री है। अब देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में दो ट्राइंगल्स बनती थी, वहां पे रेज ऑफ लाइट वाला कंसेप्ट था ना, कि हमारे पास ये एक ट्राइंगल थी, ये एक ट्राइंगल थी। मैंने आपसे कहा था ये एंगल हमेशा सेम होगा, क्यों? क्योंकि रेज ऑफ लाइट पैरेलल, मतलब रेज ऑफ लाइट की डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन में लाइट इस पे भी पड़ती है, इस पे भी, तो बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। अब देखना, वहां पे ऑब्जर्वर का कंसेप्ट नहीं था, यहाँ पे ऑब्जर्वर देख रहा है। अब देखो फॉर एग्जांपल, ऑब्जर्वर का पॉइंट ये है ना, ये यहां से पोल के टॉप पे भी देख रहे, ट्री के टॉप पे भी देख रहे। मैंने आपसे कहा था ना, जब कोई बंदा नीचे से ऊपर की तरफ देखे, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इस केस में एंगल ऑफ जो एलिवेशन होगा यहाँ पे सेम, मतलब ये एक ट्राइंगल बनेगी पोल और ऑब्जर्वर के दरमियान, फिर दूसरी हमारे पास ऐसे बन जाएगी ट्री एंड ऑब्जर्वर के दरमियान। ओके, याद रखना, यहां पे दूसरी ट्राइंगल ऐसे ना बनाते रहने, ये ठीक है, पोल और ट्री के दरमियान नहीं बनेगी, ऑब्जर्वर एंड ट्री के दरमियान बनेगी। ओके, क्लियर है ये बात, या ये वाली ये याद रखनी है। ओके, अब दो ट्राइंगल्स हैं, एक ऑब्जर्वर और ट्री के दरमियान, फिर एक ऑब्जर्वर और पोल के दरमियान, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा जो देख रहा है, तो एंगल उसके रेफरेंस से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बंदा कोई नहीं था, वहां पे जस्ट ऐसी दो क्या बन रही थी, ट्राइंगल्स, बाकी कंसेप्ट वही है। देखो, ऑब्जर्वर देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों पे क्या बनेगा, सेम बनेगा। ओके, क्लियर है। डायग्राम मैंने क्वेश्चन के शुरू में साथ अटैच किया, आप वहां से देख के बना लो, तो मैं आपको समझा भी देता हूं। देखो, हाइट ऑफ ट्री निकालनी है, पोल की हाइट दी हुई है, डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड पोल दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड पोल दिया हुआ है, ठीक है, ऑब्जर्वर है, ये पोल है, ये ट्री है, तो ये पूरा कंसेप्ट है ये सब, ठीक है। अब देखो, जब बात आ जाती है दोनों ट्राइंगल सेम, सेम का मतलब हाइट ऑफ ये पोल की हाइट, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, हाइट ऑफ पोल डिवाइडेड बाय हमारे पास किसके बराबर आ जाए, सॉरी फॉर्मूला यहां पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, आपने ये लिखना है, देखो ये ट्री है ना, ये पहले पोल लिखता हूं,
मार्कर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा लिख नहीं रही। हाइट ऑफ पोल डिवाइडेड बाय, देखो पोल और ये दो साइड करस्पॉन्डिंग है ना हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री। अब देखो ओके, अब दूसरी बात हो, पहले पोल की है ना, पोल से ऑब्जर्वर तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, ऑब्जर्वर एंड, ये एंड की नोटेशन डालता हूं, आप पूरा लिख लो, पोल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ट्री। ओके, अब देखो डिस्टेंस पोल का 14, ये हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड पोल, ऑब्जर्वर एंड पोल 35p, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर से ट्री 50 फीट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो 35h, ये आपके पास ये आ जाएगा, h इज इक्वल टू 35 को जाके डिवाइड कर दो इंटू 50, तो 14, अगर 7 2 के टेबल के साथ करूं तो 7 2 टाइम्स एंड, सॉरी कौन से टेबल से जाएगा, 2 7 टाइम्स एंड 5 7 टाइम्स, ठीक है, 2 into 50 बाई यहां पे 5, ये 100 बाई 5, तो h हमारे पास क्या मिल गई बच्चों, 20 फीट। ओके, आगे बात समझ, डायग्राम से ये पूरा कंसेप्ट आपने समझना है। क्वेश्चन मैंने बहुत तेजी से लिखा है, ओके, लेकिन आपको ये कंसेप्ट आता है, अब आप क्या हो गए हो जी, इस कंसेप्ट में माहिर हो गए हो। क्लियर है? यहां पे वीडियो एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 9.4 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।